Welcome student. Welcome to the Tripathi tutorials. This is Abhishek Tripathi. Student, this is the third part of the chapter number 3 in chemistry class 10, which is metal and non-metals. Got it? आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज के सेशन में हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में. बेसिकली क्लास 10th में 2 ही केमिकल बॉन्डिंग हमें पढ़नी है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड और साथ ही साथ कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स को भी हमने इंक्लूड किया है. और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन पार्ट का PDF भी आप डाउनलोड करें, नोट्स अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं. और त्रिपाठी ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. यानी अगर नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसी से हम लोग बॉन्डिंग पर आ जाएंगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है. तो मैनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स कंपाउंड, सो फॉर्म आर नोन एज आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं आयनिक बॉन्ड का. आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कोई लूज करता है, तो जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड. और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका आयनिक कंपाउंड. तो ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम कुछ प्रीवियस चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, जो कि क्लास 9th में हालांकि आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम मेमोराइज़ करा देते हैं, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि ये बॉन्डिंग हो क्यों रही है या किस कारण से हो रही है. तो स्टूडेंट, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में, और वैलेंसी से पहले आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल. ठीक है, कुछ एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. तो उसमें आपने पढ़ा था नोबल गैसेस के बारे में. नोबल गैसेस आपके होते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान. तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम. बाकी सभी एटम्स के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं. तो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, यानी नोबल फैमिली के मेंबर्स जो हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनकी स्टेबिलिटी को ही गेन करना चाहते हैं बाकी के सारे एलिमेंट्स, जिसके लिए वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइंड होते हैं. तो वो 2 तरह से होते हैं. एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, और एक कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें केवल नॉन मेटल्स ही आपस में रिएक्ट करते हैं. गॉट इट? आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये क्यों बॉन्डिंग होती है. तो बेसिकली जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्डिंग होती है तो आप तुरंत बताएंगे कि वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा. और आयनिक बॉन्ड में हमेशा मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. जनरली मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स के आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो 1, 2, 3 होते हैं. और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो सारे के सारे जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं. उनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें. और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो उनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं. ठीक है, तो ये मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है आयनिक कंपाउंड का. इस बात को आप ध्यान रखें. कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि विच ऑफ देम इज अ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो अगर आपको मेटल दिखा तो आप तुरंत बोलेंगे, आंख बंद करके आप बताएंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल जहाँ पर भी आयनिक कंपाउंड होगा डेफिनेटली कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगा. विदाउट मेटल कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा
सब्सटेंस जो है वो आयनिक कंपाउंड है मेटल को देख करके। अब ये बॉन्डिंग होती कैसे है उसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें और बताएंगे, जैसे आयंस। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयन। जो भी एटम्स होते हैं अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं उन्हें ही हम आयंस कहते हैं। बेसिकली जो आयंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। और ये आयंस आते क्यों हैं, क्योंकि अभी हमने बताया ये आयंस आते हैं जिससे कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस की, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और बाकी नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन सभी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आता है। तो सारे जो भी एटम्स हैं वो चाहते हैं कि उनके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, जिससे कि वो नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। उसीलिए वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो वो निगेटिव आयन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव आयन। ठीक है, अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कैटायन भी कहते हैं, जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी एटम जितना चाहे उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं डोनेट करता, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वो डोनेट कर सकता है, इनर सेल से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता। जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम हैव टेंडेंसी टू लूज देयर only 1 electron which is present in the outermost cell of the sodium atom। तो सोडियम यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट नहीं कर सकता है। उसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 डोनेट करा था, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 है तो वो या तो 1 डोनेट कर सकता है या 2 नहीं, दोनों ऐसे नहीं है कि वो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। जो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कोई भी मेटल उतने ही टोटल उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता, बारी बारी से वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि एक कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दूसरे कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। निगेटिव आयंस की भी बात कर लेते हैं। तो निगेटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम निगेटिव आयन या फिर एनायन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 287। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नोबल गैस की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी जिसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसा कि आप इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे होंगे कि Cl जब न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं तो न्यूट्रल है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन इसको गेन कर रहा है तो इस पर चार्ज आ जा रहा है निगेटिव। गॉट इट। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो हमने बताया है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेट निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पूरे प्रोसीजर में आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में मेटल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और नॉन मेटल जो होता है वो निगेटिव चार्ज गेन करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इन अदर वर्ड, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो इसी हम कह सकते हैं कि इस तरह का पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, so to form an ionic compound, negative and positive both ions must be combined। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ निगेटिव आयंस और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बोथ आर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मेटल है वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नॉन मेटल भी होने चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता है कि वो डोनेट 2 कर रहा है और गेन एक ही हो, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के ही इक्वल होंगे, और जिससे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उस पर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो हाईली अनस्टेबल होगा, जो कि होना नहीं है। बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही हो रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के, तो कोई भी एटम नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल हो, तो इस वजह से वो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन और गेन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए NaCl सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो पहले हमें करना क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि दोनों की वैलेंसी क्या है। वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें आएगा तो हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही हम पता कर सकते हैं वैलेंसी। तो देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2A1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 1, सो द वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज 1. नाउ लेट्स चेक क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 गेन करते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका 8 कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 होंगे। तो आप यहाँ पे अब देखिए इक्वेशन में, तो सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इस मेथड को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसको लेविस ने बताया था, तो हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डॉट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम के चारों ओर। तो सोडियम के आउटर, और ये भी ध्यान रखना कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करना होता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 को रिप्रेजेंट कर दिया गया जो कि क्रॉस से। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब आप एरो के हेल्प से देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का वो क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों मिल करके फॉर्मेशन कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम MgCl2 की बात करें, तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहाँ पे 2 क्लोरीन की हमें ज़रूरत होगी गेन करने के लिए, क्योंकि एक क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। गॉट इट? अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, कि आयनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जनरली सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है इनमें, तो ये सारे जो होते हैं आयनिक कंपाउंड वो सॉलिड ही होते हैं। आयनिक बॉन्ड हैज़ अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, दिस मेक्स आयनिक कंपाउंड सॉलिड, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो आयंस का इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, इनको सॉलिड तो होते हैं लेकिन अगर हम इन्हें हैमर से बीट करेंगे तो ये टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो काफ़ी स्ट्रांग होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर में सल्यूबल होते हैं, यानी ये सारे पोलर नेचर के होते हैं। जो भी सब्सटेंस वाटर में सल्यूबल होता है उसे हम पोलर कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट वाटर को कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहा जाता है। तो जो सब्सटेंस पोलर में डिजॉल्व होता है वो नॉन पोलर में नहीं होता है, जो नॉन पोलर में होता है वो पोलर में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो सॉल्ट्स होता है, सॉल्ट जितने भी होते हैं सारे वाटर सल्यूबल होते हैं, तो ये सारे पोलर नेचर के। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल में अगर आप सॉल्ट डाल देंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है। तो पोलर सब्सटेंस को पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, और नॉन पोलर को नॉन पोलर में
डिजॉल्व कर सकते हैं हम। नॉन पोलर में सब्सटेंसेस में जैसे ग्रीस होता है, घी होता है, ऑयल होता है, तो ये सारे जो होते हैं जब आप इनको केरोसिन या पेट्रोल में डिजॉल्व करेंगे ये सारे उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है वो वाटर में इसी वजह से नहीं डिजॉल्व होता क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में, बट अगर वो वाटर सोल्यूबल होते हैं तो देर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो उनके आयंस जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, आयंस ब्रेक हो जाते हैं, जिसके के कारण वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और मॉल्टेन स्टेट में भी अगर उनको पिघला दिया जाए तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो प्रीवियसली आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होते हैं, बट कोवैलेंट कंपाउंड का कॉन्सेप्ट उनसे डिफर है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बट कोवैलेंट कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेटल के ही बीच में होती है, इसी से हम इसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं या फिर शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो शेयरिंग के थ्रू होता है, सो दे आर कॉल्ड शेयरिंग बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो शेयरिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जनरली नॉन मेटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स के ही आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 8 यानी नोबल गैस की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो जब गेन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, जब शेयर करते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? पारस्परिक शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग जो होगा वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी दो लोगों के बीच में एकदम 50-50। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका, तभी शेयरिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यानी जो शेयरिंग के लिए इक्वल इलेक्ट्रॉन्स दोनों में होने चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाते हैं, यानी 2 एटम्स हैं, दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो उनके बीच जब फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का तो उसे ही हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस की बात किया जाता है, नॉट हाइड्रोजन एलिमेंट की। हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन मॉलिक्यूल, ये सारे जो होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर ही करते हैं, जिससे कि उनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मीथेन का CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, उसकी ये हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 4 की और नीड है जिससे कि ये 8 हो जाए और नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर पाए। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो हीलियम है, और हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन का नियरेस्ट जो है वो नियॉन है, नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो नियॉन जैसा बनना चाहता है कार्बन, जिसके लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो हीलियम जैसा बनना चाहता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है वो क्रॉस से हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, और डॉट से जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये भी आपका जो है इसमें हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, जिससे कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मीन्स शेयर करके, तो हीलियम की स्टेबिलिटी गेन करेगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी 1 की नीड है, तो दोनों जो है आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, और उनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स आपस में, लेकिन
हालांकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस आप ध्यान रखेंगे कि उसको 1 की ही ज़रूरत है, तो उसका केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर शेयर हो रहा है, बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं हो रहे हैं। गॉट इट? लेट्स सी अनदर वन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में हमने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में देखेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होंगी। इट इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। गॉट इट? तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इथीन C2H4, ये सारे जो होते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स की। तो पहले आप देखिए, जब भी हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपका एटम होगा, एटम के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन के पास। तो आपस में ये दोनों की शेयरिंग करते हैं, दोनों की दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फाइनली जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम इसे केवल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट की नीड नहीं होती है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। और जब सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गॉट इट? एक और यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन को 4 की नीड होती है और ऑक्सीजन को 2 की नीड होती है। तो एक ही कार्बन जो है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट जो है वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्रॉस जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने सर्कल भी कर दिया है। आप अगर एक एक सर्कल में काउंट कर रहे होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जा रही है आफ्टर द शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो इनके बीच अगर हमें बॉन्ड रिप्रेजेंट करना होगा तो हम डबल बॉन्ड दिखाएंगे दोनों तरफ, जहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही दोनों ही तरफ हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और वन मोर थिंग आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी आप डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि जो भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हमेशा दोनों एटम्स के बीच में रखना है। ऐसा नहीं रखना कि किसी एक ही के तरफ रख दीजिए, क्योंकि ये शेयरिंग है, पार्टनरशिप है, तो दोनों का बराबर का अधिकार है, तो ये बीच में ही होंगे, किसी एक के ही साइड वो शिफ्ट नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की। तो इट इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। सेम थिंग है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखें तो नाइट्रोजन है, इथाइन है, नाइट्रोजन N2 की बात कर रहे हैं। तो N2 में यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको नीड कितने की है, 3 की नीड है। तो दोनों क्या करते हैं आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सर्कल में आप देख रहे हैं दोनों ही सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉमन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नाइट्रोजन का और 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड नाइट्रोजन का। इसी तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। एक और एग्जांपल देखेंगे, इथेन का C2H2 फार्मूला होता है। तो इसमें भी देखिए कार्बन जो है, इसका जो है कार्बन को बीच में हमने रखा है, क्योंकि जिसकी वैलेंसी अधिक होती है उसको हमेशा डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय बीच में रखिए, जो इनकी वैलेंसी कम होती है उनको हमेशा साइड में। तो पहले यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिससे कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, तो सिंगल बॉन्डिंग। तो ये जो एग्जांपल इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। और सभी सर्कल में आप देख रहे हैं तो दो हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम जैसा बनना चाहता है और कार्बन जो है वो नियॉन जैसा बनना चाहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड की। तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं, बस कुछ ही होते हैं इसमें जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं ये लिक्विड और गैस स्टेट में ही पाए जाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स जब लिक्विड और गैसियस स्टेट में होंगे तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड से कम होती है।
कोवैलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर, ज़्यादातर ये जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि इनमें आयंस होते नहीं हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं, और इसी के कारण दे आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10th में इन्हीं दोनों बॉन्ड्स के बारे में हमें जानना है, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट जो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी के बारे में। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह से स्टूडेंट, आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास 9th और 10th सभी वीडियोस आपको 1 by 1 मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं विथ NCERT सॉल्यूशन। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।